अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 8 नवंबर 2024 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा पर लबनान से ड्रोन और मिसाइलों के हमले चल रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त दिन के 9 बजे का वक्त है इसराइल में, और लबनान से गुज़श्ता रात भी और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इस वक्त भी जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, वो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों की तरफ दागे जा रहे हैं। अगरचे इसराइली मीडिया और इसराइली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि लबनान से जितने मिसाइल आते हैं, जितने ड्रोन्स आते हैं, हम उनको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से गिरा देते हैं। लेकिन फिर भी नाज़रीन इकराम, कोई ना कोई मिसाइल, कोई ना कोई ड्रोन जाकर वो इसराइल के अंदर गिरता है, जिससे नुकसानात होते हैं। और आम तौर पर ये नुकसानात मीडिया पर दुरुस्त तौर पर जाहिर भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसराइली हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं कि इन नुकसानात की ना तो वीडियोस बनाई जा सकती हैं, ना फुटेजेस बनाई जा सकती हैं, और ना ही इन्हें मीडिया पर नशर करने की इजाज़त है। तो बताया जाता है कि वक्फे वक्फे से जो लबनान से मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो इसराइल की तरफ दागे जा रहे हैं, और इसराइल के पास इन ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने का कोई मुकम्मल तोड़ नहीं है, और इसकी वजह से इसराइली शहरी मुसलसल परेशान हैं। हाइफा एक बड़ा शहर कहलाता है इसराइल का, लबनान के करीब, और हाइफा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सनती जोन है। हाइफा के अंदर इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, जो इस वक्त फंक्शनल भी है। और इसके साथ साथ हाइफा के अंदर जो टेक कंपनीज हैं वो मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो टेक टावर है इसराइल का वो भी हाइफा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से हाइफा के अंदर इसराइली फौजी अड्डे भी हैं, असलहा के कारखाने भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो भी हाइफा के अंदर खुफिया तौर पर, मुबैना तौर पर मौजूद हैं। तो बताया जाता है कि हाइफा पर, ये जो इसराइल के हाइफा शहर पर जो लबनानी ग्रुप के जो हमले हैं, इससे इसराइल को बड़ा महंगा नुकसान हो रहा है। और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी तजारती कंपनियाँ हैं और जो बड़े बड़े इदारे हैं वो बहुत परेशान हैं। और आम तौर पर जो इसराइली शहरी हैं जो हाइफा के अंदर रहते हैं वो भी दीगर शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, यानी दरबदर हो रहे हैं या रेफ्यूजी बनकर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है लबनान और इसराइल के बीच। फिर नाज़रीन काम, जो इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। बिलखुसूस लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में वाक़े जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, बताया जाता है कि उनको इसराइल टारगेट कर रहा है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन काम, जो जनूबी लबनान के अंदर ज़मीनी जंग है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। यानी जो जनूबी लबनान का इलाका है जहाँ पर इसराइली फ़ौजी पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से लड़ाई कर रहे हैं, और इसराइली फ़ौजियों का दावा है कि हम जनूबी लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकाने पकड़ चुके हैं और हिजबुल्लाह के असलहे के ज़खायर पकड़ चुके हैं, और वहाँ पर हमारी कार्रवाइयाँ और पेशकदमी जो है वो बढ़ रही है। तो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, जो लबनानी ज़राए हैं, जो हिजबुल्लाह के ज़राए हैं, वो बता रहे हैं, मीडिया पर भी उनकी रिपोर्ट्स नशर हो रही हैं कि हमने पिछले एक हफ़्ते में कम से कम 10 जो शहर थे लबनानी, जनूबी लबनान के, वहाँ पर इसराइली फ़ौजियों की पेशकदमी रोकी है। और हमारी कार्रवाइयों में कम से कम भी पिछले 10 दिनों के अंदर इसराइल के 500 से ज़ायद जो फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, और उनके कई टैंक यानी कि दर्जनों टैंक जो हैं वो तबाह हुए हैं। ये लबनान से मसूल होने वाली, जनूबी लबनान से मसूल होने वाली ख़बरों में बातें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो इस वक्त मामला है गज़ा का, वो भी बड़ा पेचीदा है। आप जानते हैं गज़ा के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। गज़ा के बिलखुसूस शुमाल के अंदर जो लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, यानी उनकी नस्ल कुशी चल रही है और इनके खाना पीना बंद है। हस्पतालों के अतराफ़ में जो लोग रेफ्यूजी के तौर पर रहते थे उन पर भी हमले हो जाते हैं, बमबारी हो जाती है। रोज़ाना औसतन 100-150 मुसलमान कम से कम गज़ा के अंदर मारे जा रहे हैं, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म जो गज़ा के अंदर चल रहा है, आलमी सतह पर इस पर मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं। बल्कि गज़ा की हुकूमत की तरफ से तो ऐलान किया गया है कि जुमे के दिन और बाकी अय्याम में, अगले 3 दिनों में पूरी दुनिया बाहर निकले सड़कों पर और गज़ा के अंदर जो नस्ल कुशी है इसको रुकवाने के लिए एहतजाज करे। और ये मुतालबात मुसलसल किए जा रहे हैं। नाज़रीन काम, गज़ा के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, हम तो यहाँ लगा भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े लोग हैं, बल्बों के नीचे दबे हुए हैं, उन पर क्या क्या जुल्म नहीं हो रहा है, उन तस्वीरों को हम देख भी नहीं सकते हैं। इतना कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज के दावे हैं कि हम गज़ा में ज़मीनी तौर पर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। लेकिन नाज़रीन काम, आज इसराइली वज़ीर दिफ़ा जो साबिक़ अब हो चुका है, योआफ़ गालंट, उसका एक मज़मून नशर हुआ है।
इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गालंट, जो पिछले 13 महीनों में गज़ा और लबनान की लड़ाई की कमान करता रहा और जिसको ओहदे से 2 दिन पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हटा दिया था, उसका एक मज़मून इसराइली अखबार में नशर हुआ है जिसमें उसने तफसीलन लिखा है कि हमारी गज़ा के अंदर फ़ौजी कार्रवाइयाँ, अस्करी कार्रवाइयाँ इसराइली यरगमालियों को आज़ाद कराने का कोई सबब नहीं बन सकती हैं। और इसराइली फ़ौजें जो फिलाडेल्फिया यानी गज़ा का रफ़ा इलाका, जहाँ मिस्र और गज़ा के बीच का इलाका है फिलाडेल्फिया, वहाँ पर इसराइली फ़ौजियों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी उन फ़ौजियों को यानी फिलाडेल्फिया इलाके में, यानी गज़ा के फिलाडेल्फिया इलाके में रखने का इसराइली यरगमालियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वहाँ से इसराइल अपनी फ़ौजें निकाल भी लेता है तब भी इसराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए जो यरगमाली हैं इसराइल के गज़ा के अंदर, अगर उनको रिहा करवाना है तो जो हमास की तरफ से शराइत हैं उन्हें मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी शर्त हमास की यही थी कि वो अपनी फिलाडेल्फिया के इलाके और नसारिम के इलाके से इसराइल अपनी फ़ौजें निकाल ले। ये इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गालंट का मज़मून नशर हुआ है। और इसराइली वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि हमें बहुत सी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना होगा, पीछे हटना होगा, तब जाकर हम गज़ा से अपने कैदी छुड़ा सकते हैं, रिहा करवा सकते हैं। ये इसराइली वज़ीर दिफा का बयान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइली वज़ीर दिफा जो कि 13 महीने तक जंग की कमान करता रहा, वो खुद तस्लीम कर रहा है कि हम अस्करी तौर पर, मिलिट्री तौर पर कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम तनाज़ुलात ना करें, जब तक कि हम कंप्रोमाइज़ या पीछे ना हटें, पसपा ना हो। दूसरी तरफ से काम जो गज़ा की ज़राए अब्लाग से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें इसराइली फ़ौज का नुकसान हो रहा है। ख़ुद इसराइली मीडिया पर भी तस्लीम किया जाता है कि हमारे फ़ौजी ज़ख्मी होते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम असल हक़ाइक़ नहीं बताए जाते हैं। मसलन अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो कम से कम गज़ा के अंदर पिछले 24 घंटे में जो इसराइल के फ़ौजी या ज़ख्मी हुए हैं या मारे गए हैं या उनके टैंक और बाकी चीज़ें मुतासर हुई हैं, उनकी तादाद 6 है। और जो मारे जाने वाले इसराइली फ़ौजी हैं उनकी तादाद 30 से 35 के दरमियान बताई जाती है। वो ज़ख्मी भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। और मुख्तलिफ़ तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ से वो नशर होती हैं, उनकी वीडियोज़ और फोटोज़ भी मीडिया पर सामने आती हैं। आप हमारे एक्स अकाउंट पर, व्हाट्सअप चैनल पर और बाकी ज़राए अब्लाग पर भी देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो हो गया गज़ा और लबनान का मामला। और अब मैं बात करूंगा इसराइल के अंदर से कि इसराइल अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है। शदीद जो बगावत है इसराइल के अंदर वो देखी जा रही है। नेतन्याहू ने जब से इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गालंट को हटाया है तब से इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज की खबर आई है कि इसराइल का नया वज़ीर दिफा यसराइल कात्स मुकर्रर कर दिया गया है। पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी भी ले ली गई है। यसराइल कात्स ये पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा था, अब इसे इसराइली वज़ारत दिफा का ओहदा दिया गया है, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ारजा के लिए सायर नामी एक इसराइली पॉलिटिशियन है, उसको ओहदा दिया गया है और वह नेतन्याहू का इत्तेहादी बना है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल की जो कोर्ट है, यानी जो वहाँ की हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है इसराइल की, उसमें योआफ गालंट को ओहदे से बरतरफ करने की वजूहात नेतन्याहू से मांगी गई हैं। और इसराइल की जो फ़ौज है और इसराइल के जो आम शहरी हैं वो भी मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर दिफा योआफ गालंट को ओहदे से क्यों हटाया गया है। जो आम इसराइली शहरी हैं जो कि सेकुलर और लिबरल हैं वो योआफ गालंट के बहुत ज़्यादा हामी हैं, क्योंकि इसराइली जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है ये कट्टर किस्म के मुतशद्दिद यहूदी फ़िरके हरीदीम के नौजवानों को फ़ौज में भर्ती करने का मुखालिफ था, जबकि योआफ गालंट हामी था। योआफ गालंट कहता था कि इसराइल के हर नौजवान को फ़ौज में जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फ़िरके का ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो गैर मजहबी हो, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो दीनदार हो, कोई भी हो, उसे फ़ौज में भर्ती होना चाहिए। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कोलेशन में, इत्तिहाद में मजहबी कट्टर किस्म के यहूदियों का एक बड़ा ग्रोह शामिल है। तो उन्होंने नेतन्याहू से मुतालबा कर रखा है कि हम फ़ौज में नहीं जाएंगे, हमारे नौजवान नहीं जाएंगे, वो तो तौरात पढ़ने वाले हैं, तालमुद पढ़ने वाले हैं, लिहाजा उनको फ़ौज में भर्ती करके उनको सेकुलर और लिबरल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, जिस पर नेतन्याहू कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं। तो इस वजह से इसराइल के अंदर जो ज़्यादातर 60-70% तो सेकुलर हैं इसराइल के अंदर, और चंद एक लोग हैं, यानी कि 30% आप कह सकते हैं जो मजहबी हैं। तो 70% जो इसराइली हैं वो मजहबी लोगों के बड़े खिलाफ हैं। तो अंदरूनी तौर पर इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, शदीद बगावत और इख्तलाफात और लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम आज की एक और बड़ी खबर की। स्पेन से यह खबर आई है कि स्पेन ने अमेरिका से आने वाले 2 बाहरी जहाज़ जो कि असलहे से लदे हुए थे और वो न्यूयॉर्क से आ रहे थे और वो इसराइल की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने स्पेन की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त मांगी, लेकिन स्पेन ने एक मरतबा फिर असलहे से लदे हुए 2 बाहरी जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों में, अपनी सरजमीन में, अपनी समंदर में रुकने और लंगर अंदाज होने से रोक दिया है। स्पेन ने कहा कि हम गज़ा और लबनान के अंदर नस्ल कुशी में किसी भी तौर पर मदद नहीं कर सकते हैं और हमारी सरजमीन इसराइल के लिए असलहा ले जाने के लिए हाजिर नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त है, ना ही हम इसको अलाउ कर सकते हैं।
तो स्पेन जैसा मुल्क जो कि खुद एक ईसाई है, गैर मुस्लिम मुल्क है, वो बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों से बाजी ले गया है। आप मिस्र को देख लें, मिस्र की बंदरगाहों पर इसराइल के लिए जहाज़ लंगरअंदाज होते हैं और इसराइल के लिए आने जाने वाले जहाज़ों से जो सामान है वो उतरता है, जहाँ तक कि असलाह वगैरह भी उतरता है। और मिस्र की समुद्री हदूद में तो इसराइल के जो बाहरी जहाज़ हैं वो तक सफ़र करते हैं, जो अपनी जंगी कार्रवाइयाँ करते हैं गज़ा के अंदर। और इसी तरह से यूएई की जो बंदरगाह है वो मुसलसल इसराइल के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और वहाँ से असलहे के जहाज़ और बाकी चीज़ें भी इसराइल के लिए आ रही हैं और जा रही हैं। तो स्पेन जैसा गैर मुस्लिम मुल्क वो अपने उसूलों पर, अपने कवानीन पर और बिलखुसूस इंसानी हकूक़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। शर्म आनी चाहिए नाम निहाद मुसलमान हुक्मरानों को और मुसलमान मुल्कों को। दूसरी तरह से काम जो आज की एक और बड़ी खबर आई है कि फ़्रांस और इसराइल के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की झड़प हुई है। यरूशलेम, जिसे अल-कुद्स भी कहा जाता है, मशरकी यरूशलेम के अंदर फ़्रांस के पास एक कौंसल खाना है जो कि फ़्रांस की मिल्कियत है और फ़्रांस ये कहता है कि ये खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से और उससे पहले से ये फ़्रांस के पास है और यहाँ पर फ़्रांस की खुद मुख्तार अथॉरिटी है इस ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर, या दूसरे लफ्ज़ों में अल-कुद्स के अंदर। तो बताया जाता है कि उस जगह में जो कि फ़्रांस का कौंसल खाना था, उस जगह में इसराइली फ़ौज सिक्योरिटी और असलहे के साथ घुसी है और इसराइली जो फ़्रांस का जो वज़ीर ख़ारजा था उसने उस जगह का दौरा करना था, तो उससे पहले इसराइली सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहाँ पर घुसे हैं असलहे समेत, जिस पर फ़्रांस को बड़ा गुस्सा आया है और फ़्रांस ने इसराइली एम्बेसडर को तलब करके सख्त एहतजाज किया है और कहा है कि इसराइल तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, ये इलाका हमारा है और यहाँ पर तुम असलहे के साथ क्यों घुसे हो। इसराइल ने कहा है कि हम तो वहाँ सिक्योरिटी के मामलात को देखने के लिए गए थे। तो फ्रांस और इसराइल के दरमियान इस सिलसिले में ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई और क्लैश देखने को मिल रहा है। फ्रांस ने इसराइल को पहले भी समझाया था कि तुम लबनान पर हमला ना करो, लेकिन लबनान पर हमला किया गया और अब फ्रांस और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। यूरोप के कई ममालिक हैं जो इसराइल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात भी रिव्यू कर रहे हैं। आज की जो एक और बड़ी खबर है जिसने इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा शोर और गलगला पैदा कर दिया है, वो ये है कि यूरोप का एक मुल्क है हॉलैंड, जहाँ पर डच बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो यूरोप के मुल्क हॉलैंड है, वहाँ पर एम्स्टर्डम जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पर एक फुटबॉल मुकाबला था जिसमें इसराइली जो टीम थी वो भी शरीक थी। तो इसराइली टीम को सपोर्ट करने वाले जो इसराइली शहरी थे या जो वहाँ के डच यहूदी थे वो बड़ी तादाद में वहाँ ग्राउंड के अंदर पहुँचे, लेकिन दूसरी तरफ है जो अरब मुल्कों से आए हुए वहाँ डच शहरी हैं वो भी मौजूद थे। तो बताया जाता है कि इसराइली जो शहरी थे उनके बीच और जो वहाँ पर अरब थे या जो डच शहरी थे उनके बीच झड़प हुई है और कम से कम 10 से ज़ायद लोग ज़ख्मी और लापता हुए हैं। और बताया जाता है कि इसराइल ने जहाज़ भेजे हैं वहाँ पर खुसूसी तौर पर ताकि वहाँ से वो अपने शहरियों को निकाल सके और उनकी मदद कर सके। तो डच शहर एम्स्टर्डम के अंदर जो मामला हुआ है इस पर इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कहा जाता है कि ये गोया कि एंटीसेमिटिज़म है, यानी यहूदियों से नफरत की बुनियाद पर ये हमले किए गए हैं और इसकी हम इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ जो इसराइली शहरी यहूदी जो प्रोटेस्टर थे या दूसरे लफ्ज़ों में जो यहूदी जो सपोर्टर थे अपनी फुटबॉल टीम के, यानी इसराइली टीम को जो सपोर्ट करने वाले इसराइली थे, वो अल-मौतुल अरब के नारा लगा रहे थे, यानी अरबों की मौत हो, फ़लस्तीनियों की मौत हो, इस तरह के नारा लगा रहे थे। तो उस पर गुस्सा आया। वहाँ पर जो अरब थे और जो फ़लस्तीनी थे और जो डच शहरी थे उन्होंने उल्टा उनको खिलाफ नारे भी लगाए और उनको मारा पीटा और इस तरह से मामला वहाँ पर हुआ है और इस पर आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और जो हॉलैंड का एक बड़ा मुतशद्दिद किस्म का मुसलमानों का एंटी गैरेट विल्डर नामी जो वहाँ का एक शख्स है, उसने भी कहा है कि जो यहूदी हैं उनको एम्स्टर्डम जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ की गलियों में शिकार किया जा रहा है और जो शिकार करने वाले लोग हैं ये बाहर के लोग हैं जो कि अरब हैं और जो हॉलैंड के लिए बड़ा ख़तरा है, लिहाजा इनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। ये अहम तरीन मालूमात है जो तक पहुँचाई गई हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ है, इसे आप खुद भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ है, तीसरा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है। इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आपको बर वक्त मालूमात मिलेंगी। और सबसे अहम है कि आप हमारा व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप्स और इसी तरह से एक्स अकाउंट भी फॉलो कर लें। लिंक्स आपको सब के सब इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।